हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। और देखिए आज स्टार्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन फार्मेसी बायोलॉजी वर्ग का, जो हम पढ़ा रहे थे वनस्पति विज्ञान, उसी का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, सेकेंड लेक्चर से स्टार्ट किया जाएगा। तो और इसके पहले हम एक लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। यदि आप वो चीज़ नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे ही यानी पॉलिटेक्निक हाई पे ही चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका एक ओवरव्यू दे रखा है। ये जो वनस्पति विज्ञान पढ़े हैं उसी का, ये वनस्पति विज्ञान जो पढ़ लिए हैं उसी का ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक, इसमें कोशिका विज्ञान जिसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम स्टार्ट किए थे। पहले हम देखिए सेल यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक, अब इसमें पहला हमारा जीव द्रव्य, दूसरा रिक्तिका। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? यानी जो सेल के अंदर जो द्रव पाया जाता है, लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। यानी जिसमें भी द्रव वाला पदार्थ होता है। द्रव क्या देखो यहाँ दे रखा है, जीव मतलब एनिमल होता है, द्रव मतलब पानी होता है। जो भी सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। रिक्तिका यानी रिक्त स्थान छोड़ते हैं ना, जैसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे लिखा रहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो रिक्तिका मतलब खाली जगह होता है। कोशिका भित्ति, ये जो कोशिका दिखा है यानी सेल, जो सेल आप पढ़े हैं उसी की भित्ति। भित्ति में क्या होती है? दीवार होती है, वाल होती है कि नहीं, जो सेल वाल होती है, तो उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इसी को यहाँ से स्टार्ट किया है हमारा जीव द्रव्य और रिक्तिका और कोशिका भित्ति। और यहाँ से रिक्तिका में रिक्तिका द्रव्य, जिसे हम रिक्तिका यानी रिक्त स्थान है तो उसमें जो द्रव है पानी वाला पदार्थ, उसे हम रिक्तिका द्रव बोलते हैं। अब यहाँ से जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य देखिए क्या दिया, एक होता है केंद्रक और एक केंद्रिका द्रव्य होता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, समझते हैं? न्यूक्लियस का वाला पार्ट ये पढ़ेंगे। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन यानी कला, उसका जो पार्ट है। केंद्रक द्रव्य उसमें जो पानी है उसके बारे में। क्रोमेटिन जालिका, उसमें जितना भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जितने उसे स्ट्रक्चर वगैरह है उसके अंदर पढ़ेंगे। फिर केंद्रिका पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कौन सा है? केंद्रिका द्रव्य है। केंद्रिका द्रव्य में आज क्या क्या आ जाएगा? एक केंद्रिकी कलिया यानी कला आ जाएगी, और उसके बाद दूसरा का केंद्रिका यानी कोशिका द्रव्य का मध्य भाग, यानी जो बीच वाला पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें केंद्रिकी कला में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा प्लाज्मा लेमा, ये प्लाज्मा लेमा हो जाएगा, और हमारा टोनोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक, अब कोशिकांग जिसे हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? अंतर्द्रव जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, तारक, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, उसी को हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए पहला हमारा दिया है, छोटे छोटे ही बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। पहले पूछा प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, इसमें हम आपको समझाते हैं। जैसे आप केवल वीडियो में आराम से बने रहिएगा, सारा टॉपिक हम एक एक करके पूरा करा देंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका प्रोटो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, यानी जो पहली बार आया था। प्रोटोप्लाज्म यही देखो लिखा ना, जीव द्रव्य। तो हमारा जो पहले आया था, यानी पहले आया था, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रिमिटिव मतलब फर्स्ट, और प्लाज्मा मतलब क्या होता है? लिक्विड वाला पार्ट। जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है वो आपका वो रहेगा। ठीक, प्रिमिटिव यानी प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। जैसे फ्री फायर खेलते हैं, पबजी वगैरह खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है? पहला पार्ट होता है, तो वही आपका लिक्विड वाला पार्ट, यानी लिक्विड का जो पहला वाला पार्ट होता है जीव द्रव्य कहलाता है। अब इसमें क्या दिया है? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। कॉर्टी ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य का अध्ययन किया। कॉर्टी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव यानी जीव द्रव्य में सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। किसका? प्रोटोप्लाज्म का अध्ययन किया था। जीव द्रव्य की उपस्थिति, दूसरा पॉइंट क्या दिया? जीव द्रव्य की उपस्थिति सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, तो उसी तरह से सेल में जो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य जो लिक्विड वाला पार्ट पाया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण लक्षण है। तीसरा क्या कहते हैं? यह एक विशिष्ट पदार्थ है जो केवल सजीव में पाया जाता है, ये कभी भी निर्जीव में नहीं पाया जाएगा। अब सजीव निर्जीव क्या होता है? जो जैसे हम सब लोग नॉर्मल चल रहे हैं तो सजीव हैं। अब बताइए ये पेन क्या है? ये पेन है, ये आपका ये है, ये सब का सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपका नॉन लिविंग यानी निर्जीव है। ठीक,
देखिए अब उसके बाद सभी जीवन प्रक्रिया जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है। जितनी भी सेल के अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है, जीवन की सारी प्रक्रिया जीव द्रव्य में ही संपन्न खत्म होती है। उसके बाद क्या दिया, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट आप अंडरलाइन करिएगा, यही पूछेगा ज़्यादा। देखिए ये वाला पॉइंट और ये कॉर्टी यानी प्रोटोप्लाज्म को अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछेगा, कॉर्टी बताना। उसके बाद पूछेगा आपके जीव द्रव्य, ये सारे चीज़ केवल एक ओवरव्यू दे रखा, मगर ये जो है ये वाला पोर्शन, इसे आप स्टार लगाइएगा, ठीक है। आप इसको नोट करिएगा, अच्छे से नोट बनाइएगा और आराम से पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा। हेक्सले 1863 में जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। हेक्सले नामक वैज्ञानिक आए 1800, पूछेगा यानी जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, तो जीव द्रव्य बताना। जीवन का भौतिक आधार देने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, हेक्सले। ठीक, कितने में दिए थे, 1863 में। अब यहाँ से क्या पूछा है, यानी प्रत्येक जीवधारी में एक विशिष्ट प्रकार का जीव होता है। जितने भी यानी सेल हैं, जैसे एक सेल ये है जीवधारी, एक जीवधारी ये, एक जीवधारी ये, तो हर एक में क्या होता है, ये जीव द्रव्य होता है अलग अलग होता है, किसी में कुछ और पाया जाएगा, किसी में कुछ और पाया जाएगा, अलग अलग होता है। ठीक, अब आते हैं हमारे मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक 1800, ये भी आप स्टार लगाइएगा। ठीक, देखिएगा ये मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक 1861 में जीव द्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब जीव द्रव्य सिद्धांत जो हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक, इन्होंने इसे प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार क्या कहे थे, इनके अनुसार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या दिया। इनके अनुसार कोशिका सजीव पदार्थों यानी जीव द्रव्य का संयन है, यानी जितने भी कोशिका है वो क्या कहता है, जीव द्रव्य का एक संचय रूप है जो एक बाह्य कला से घिरी होती है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोटोप्लाज्म अब आपको हम बताते हैं, वो जो कह रहे हैं इन्होंने क्या किया था, यही बोले हैं, ये बोल दिए। देखिए क्या पूछा, जीव द्रव्य एक संचय है जो एक बाह्य कला से घिरी हुई है, बाह्य कला से घिरी हुई है, जिसके अंदर क्या, न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित है, केंद्रक उपस्थित है, इन्होंने यही बोला था। ठीक, अब बताइए इस सेल का, ये जो सेल है इसका बेसिस यूनिट क्या है, इसमें जो लिक्विड वाला पार्ट है जितना जीव द्रव्य है वही इन्होंने ये पार्ट, तो उन्होंने क्या दिया था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने कहा था, हेक्सले नामक वैज्ञानिक फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को कहा था, जिन्हें जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ठीक है, अब दूसरा, उसके बाद हम जीव द्रव्य के पढ़ देंगे। अब हम आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका कला यानी कोशिका के जो ऊपर वाली कवरिंग होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, जैसे आपको हम एक बढ़िया से एग्जांपल बताते हैं। जैसे मेम्ब्रेन मीन्स क्या होती है, मेम्ब्रेन मीन्स पन्नी होती है, पन्नी। जैसे आपको हम ये पन्नी बना देते हैं, ठीक है, ये बताइए ये आपका एक पन्नी है। ठीक, इसमें क्या होता है, आलू सब चीज़, आलू वो भी सब चीज़ रख लिए कि नहीं, तो बताओ ये वाला जो मेम्ब्रेन है, ये इसको क्या कर रहा है, ये जो आपका मेम्ब्रेन वाला पार्ट है इसे क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन, इसे क्या कर रहा है, बाहर से यानी गिर न जाए, बाहर न गिर जाए, कहीं फैल न जाए, इसे ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो उसी तरह से ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, यह किसी कोशिका को घेरने वाली संचय पारगम्य यानी सिलेक्टिवली परमिएबल पतली झिल्ली संरचना होती है। अब इसमें क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल यानी इस सेल के अंदर कौन अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ठीक, कौन बाहर आएगा, सब यही सेलेक्ट करेगा। कौन, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सिलेक्ट करेगा बाबू। जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल हम बताते हैं, एक था प्लाज्मा, जैसे आपका मान लेते हैं एक मंदिर है, घर बना देते हैं। ठीक, घर के बाद में क्या होता है, ये आपका और यहाँ से ये दरवाज़ा, यहाँ हम एक गॉड बैठा दिए हैं, तो इसे हम कहेंगे इस घर में वही पर्सन आएगा जो इस घर का रहेगा। उसके अलावा कोई भी यदि अंदर आएगा तो उसे क्या करना है, तुम गॉड साहब इसे अंदर आने मत दे। तो बताओ सिलेक्ट का कौन काम कर रहा है, ये गार्ड कर रहा है कि नहीं। तो गार्ड जो है वो क्या है बाबू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव कर रहा है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, परमिएबल मतलब आर पार हो जाना, ये सिलेक्ट करके ही अंदर भेजेगा, नहीं तो किसी को अंदर जाने नहीं देगा। ये आपका सिलेक्टिवली परमिएबल। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा, सिलेक्टिवली परमिएबल पतली झिल्ली संरचना होती है। पतली झिल्ली समझ लीजिए, ये पतली झिल्ली जो देख रहे हैं। अब कितने तरह से हो सकता है, एक होता है हमारा
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कौन सा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एक्टिव मतलब क्या होता है? सक्रिय। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब हम किसी, ये जो आपका मेम्ब्रेन है, ये आपका मेम्ब्रेन मान लेते हैं, ये आपका आउट वाला सरफेस है, ये वाला इन वाला सरफेस है, ये वाला जो है इसे हम क्या मान लेते हैं बाबू? मेम्ब्रेन मान लेते हैं। ठीक, ये आपका मेम्ब्रेन हो गया। इसे यानी सिलेक्ट करेगा किसे अंदर जाना है, किसे बाहर जाना है। तो बताइए, इसे यानी बाहर से अंदर लाने में जब हमें एनर्जी देनी पड़ी, क्या देनी पड़ी बाबू? एनर्जी देनी पड़ी, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट? एनर्जी ट्रांसपोर्ट, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, अब इसी का दूसरा रूप, ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब हमारा एक आता है, इसका होता है एग्जाम्पल, सोडियम के पोटेशियम पंप होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का, तब आप बताइएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। अभी उस पर चलेंगे, आप यहाँ केवल पढ़ लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्ञान रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट का हिंदी इंग्लिश, आप फार्मासिस्ट होने वाले हैं, इंग्लिश नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, यानी दोनों हमें नॉलेज रखना है। ठीक, अब देखने के लिए ये आपका ये है, यानी ये आपका मेम्ब्रेन है, ये आउट है और ये इन है, ये आउटर एरिया है और ये इनर एरिया है। इसमें किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी आए जाए घर तोहरा भाई, यानी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। बेस्ट एग्जांपल आपको बता देते हैं, ये घर है, घर के ऊपर यदि हम टंकी रख देते हैं, यहाँ से छोटा सा टंकी रख देते हैं, टंकी पे यदि आपको पानी ऊपर ले जाना है तो क्या करेंगे? चाहे आप बल्टी ले जाइए या मोटर के थ्रू ले जाइए, तो बताओ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं? तो यानी पानी को जब ऊपर ले जा रहे हैं तो हम कौन सा यानी बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी देनी पड़ रही कि नहीं? अब इसी को यहाँ पर हम एक टोटी लगा देते हैं, यहाँ से एक टोटी लगा देते हैं, यहाँ बल्टी रख देते हैं, बल्टी देते हैं, ये टोटी ऑन कर देते हैं। टोटी जब ऑन कर दिए, पानी ये पूरा भर गया कि नहीं? भर गया। किसी ज़रूरत पड़ी एनर्जी की? कोई एनर्जी नहीं ज़रूरत पड़ी। तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है बाबू? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब इस पे आते हैं, तुम्हारे जो ये दिया है, देखिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, सारा सिलेक्ट कर रहा था। यानी प्लाज्मा कला के अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका तथा कोशिकांगों को घेरने वाली अंतः कोशिका कलाएं भी उपस्थित होती हैं। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, उसकी कोशिका रिक्तिका मतलब खाली जगह, जो सेंट्रल वैक्यूल बोले थे, उसको घेरने के लिए, कोशिकांगों को घेरने के लिए, यानी रिक्तिका एवं कोशिका अंग है, जैसे माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ उसे घेरने के लिए जिस कला की यानी जब ज़रूरत पड़ती तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घेरा जाता है। अब आते हैं, देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब देखो डेनिया यानी डेनली और डेनली और डेंसन नामक वैज्ञानिक 1935 में इन्होंने क्या किया था? त्रिस्तरीय प्रतिपादित रूप यानी ट्राइलेमुलर मॉडल दिया था। त्रिस्तरीय क्या होता है? जैसे एक स्तर ये है, स्तर मतलब क्या होता है समझते हैं? सॉरी भाई, ठीक, स्तर मतलब एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, 3 लेयर है कि नहीं? इन 3 लेयर के यानी त्रिस्तरीय, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, यानी त्रिस्तरीय मॉडल प्रतिपादित किया। इनके अनुसार क्या किया था? कोशिका कला फास्फोलिपिड के द्विआण्विक स्तर यानी 35 एंगस्ट्रॉम यानी 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, मोटी से बनी, और दोनों ओर प्रोटीन के प्रत्येक 20-20 एंगस्ट्रॉम की सतह होती है, 20-20 एंगस्ट्रॉम की सतह होती है। अब देखिएगा, इन्होंने द्विआण्विक सतह फास्फोलिपिड अथवा दोनों ओर प्रोटीन, ये प्रोटीन है, P फॉर प्रोटीन, बीच में आपका फास्फोलिपिड है, यही तो बता रहे हैं वो, यही बता रहे हैं। अब इसी को हम मॉडल देंगे, ठीक है, उसी को हम मॉडल हम बताएंगे। ठीक, जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो भी बताया जाएगा। देखो, यानी जिसके दोनों ओर 20 एंगस्ट्रॉम की मोटी सतह होती है, ये था बाबू यानी डेनियल और डेंसल का प्रयोग। अब सिंगर और नोकेल्सन नामक वैज्ञानिक इसी का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिए थे। ठीक, अब कोई पूछेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिए थे, क्या देख रहा है, आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा J.D. रॉबर्टसन 1959 में इकाई झिल्ली प्रतिरूप यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रतिपादित किया। इनके अनुसार प्रतिपादित किया, देखो सिंगल और निकोलसन, जो भाई इन्हीं को आप सलाम करिएगा, सिंगल और निकोलसन, जो 2 वैज्ञानिक यानी सिंगर और एंड जी निकोलसन। ठीक, 1974 में कला संरचना के यानी
तरल मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रतिपादित किया। इनके अनुसार क्या होता है, इनके अनुसार क्या होता है ये आपको हम बता देते हैं। ठीक, ये देखिए इन्होंने कहा था ये आपका लिपिड वाला एरिया है। ठीक, ये आपका लिपिड वाला एरिया है, बना रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें ये प्रोटीन इसके बीच में यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही बाबू, ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार क्या कहे थे, इन्हें सिंगल और निकोलसन नामक वैज्ञानिक दिए थे। कब दिए थे, यहाँ पर देखो 1974 में दिए थे, सिंगल और निकोलसन नामक वैज्ञानिक। इन्होंने क्या कहा था, ये जो बीच में है तो ये आपका क्या बाबू, प्रोटीन है। प्रोटीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। जो अंदर वाला प्रोटीन है, अंदर वाला प्रोटीन है, ये आपका प्रोटीन है। अंदर वाले प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक, क्योंकि बाबू अंदर है। और ये जो प्रोटीन बाहर है इसे हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दो आपका प्रोटीन हो गया। इन्होंने क्या किया था, आइसबर्ग मॉडल। अब कोई पूछे आइसबर्ग मॉडल क्या, देखो ये लिपिड है, ये लिपिड है, लिपिड बाईलेयर यानी बाईलेयर लिपिड है। ठीक, ये बाईलिपिड थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे मगर अच्छे से पढ़ेंगे, लिपा पोती वाला काम नहीं किया जाएगा। लिपा पोती वाला काम करेंगे तो आप भूल जाएंगे, कोई एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे। यानी क्या होता है, बाई लेयर लिपिड लेयर है। अब देखो ये जो है इसे हम समझाते हैं, यहाँ है आपको देखिएगा दिया, ये आपका ये हो गया एक चोमूबाग हो गया, ये बनाए ऐसे नहीं होता है। ठीक, ये आपका इसका टेल है। जो हेड वाला होता है इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाँ, हाइड्रोफोबिक। ये क्या करता है, पानी से, ये पानी से प्यार करता है, यानी पानी से प्यार करता है। और ये हाइड्रोफिलिक है ये। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये आपका हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक नामक बीमारी कुत्ते से काटने से होती है। ये डर होता, पानी से डर होता। ये आपका हेड वाला रीजन है और ये वाला आपका टेल वाला रीजन है। ठीक, हेड वाला रीजन, ये टेल वाला रीजन। ये हेड जो होता है पानी से ये प्यार करता है, इसीलिए ऊपर है। अब देखिए क्या दिया, अब ये नीचे वाला जो टेल वाला रीजन है ये हाइड्रोफोबिक होता है, जो डर करता है। आप गर्लफ्रेंड को समझ लीजिए, अब जब गर्लफ्रेंड आपसे प्यार करती तो हाइड्रोफोबिक, जब आपसे नफरत करती तो हाइड्रोफोबिक, एग्जाम्पल है। ठीक, हाइड्रोफोबिक यानी बीमारी होती है कुत्ते से काटने से, यानी रेबीज का इंजेक्शन आप लगवाइएगा जरूर, नहीं लगवाएं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक, ये रेबीज ना जो कुत्ते के काटने से होता था। ठीक, अब देखिए क्या दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम समझा दिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझा दिए। इनके अनुसार क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा कला यानी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा कला का मुख्य कार्य O2 और CO2 का विसरण है। O2 और विसरण मतलब क्या होता है, फैलाना, परासरण यानी परासरण समझते हैं, तो उसी तरह से विसरण यानी डिफ्यूज़न होता है। सिंपल समझिए, डिफ्यूजन जैसे अगरबत्ती यहाँ से सुलगा दिए, यहाँ पर अगरबत्ती रख दिए तो बताओ क्या, पूरे कमरे में आराम से फैल जाता है कि नहीं धुआं, तो वही विसरण के द्वारा होता। तथा कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों का प्रवाह का नियंत्रण करा। अभी क्या बताएं, सेलेक्टिवली परमिएबल है बाबू। ये देखिए सेलेक्टिव परमिएबल, किसे अंदर जाना है किसे बाहर, यानी किसे अंदर जाना किसे बाहर आना, सेलेक्ट कर रहा है कि नहीं। अब अंदर और बाहर का क्या कर रहा है, ये सारा नियंत्रण कर रहा है कि नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब आते हैं हमारा एक नीचे दिया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटो मतलब क्या होता है, केवल आप छोटा छोटा समझिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साइटो, देखिए साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब क्या होता है सेल, और प्लाज्म मतलब हम यही बता दिए लिक्विड वाला पार्ट, यानी सेल के अंदर जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। दोबारा बता रहे हैं, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर यानी सेल के अंदर जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या कहेगा, साइटोप्लाज्म कहेगा। अब इसे यहाँ से पढ़ते हैं, कोशिका कला तथा केंद्रक के मध्य पाए जाने वाला जीव द्रव्य का एक भाग है, यानी ये सेल है मान लेते हैं। ठीक, आपका ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है कि नहीं, तो यहाँ सेल के अंदर जितना भी ये अब पानी वाला पदार्थ है, पानी वाला पदार्थ यानी न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस बीच में हो गया, ये राइबोसोम हो गया, यानी राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए सेल में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये माइनस है, किसको करते हैं, सेल ऑर्गेनेल को बाहर निकाल देते हैं, ऑर्गेनेल को, यानी सेल ऑर्गेनेल को हम बाहर निकाल, जितना भी बचा हुआ पार्ट रहेगा आपका साइटोप्लाज्म रहेगा। दोबारा बता रहे हैं, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, सेल के अंदर से जितना भी सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें निकाल देंगे तो जो भी बचेगा लिक्विड वाला पार्ट उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक, अब इसी को हम आपको समझाते हैं। ये है प्लाज्मा में, यह प्लाज्मा कला तथा केंद्रक के मध्य पाए जाने वाला जीव द्रव्य का भाग है। अभी क्या बताएं, ये जितना भी न्यूक्लियस, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल है, इसके मध्य जो पानी वाला पदार्थ पाया जाता है, तो वही तो बता रहे हैं। यह जीव द्रव्य का संरचना विहीन पदार्थ नहीं है, जीव द्रव्य का संरचना विहीन पदार्थ नहीं है, अपितु परंतु यह विभिन्न कोशिकांगों वाली उच्च संगठित संरचना है। जो भी सेल ऑर्गेनेल है उसी का संगठित ये रूप माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म अब यहाँ से कुछ दे दिया है, साइटोप्लाज्म में क्या दे दिया बाबू, ये है जेली के समान तरल पदार्थ होता है। अभी लिक्विड पार्ट बताएं कि नहीं, अभी देखिए बाबू, अरे बाबू, लिक्विड यानी जेली के तहत सेल में जितना भी लिक्विड होता है इसके अंतर्गत आता है, तो वही हमसे बोला है ये। ठीक है, अब देखिए क्या रही, यह पोषक पदार्थों, पोषक पदार्थ क्या होता है, जो भी डाइजेशन द्वारा, एब्जॉर्प्शन द्वारा जो भी खाना खाते हैं वो क्या करता है, सेल में जितना भी लिक्विड वाला पार्ट होता है ये एब्जॉर्ब किया रहता है। पोषण पदार्थ, उपापचयो यानी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी जितनी होती है, एंजाइमों के अंतः कोशिका विसरण में सहायक यानी वितरण में सहायता करता है। इसके अंदर कोई भी यानी सेल के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक यानी देखो क्या दिया, एंजाइम हो गया, अपचयी यानी उपापचयी क्रिया, पोषक पदार्थ कोई भी चल गया तो से क्या करेगा, इसे ये अंतः कोशिका विसरण, इसी सेल के अंदर, अंतः मतलब क्या होता है, अंदर, कोशिका मतलब सेल के अंदर, सबको ये प्रसारण यानी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक, ये था हमारा टोटल बाबू साइटोप्लाज्म का। अब आते हैं, देखिए यहाँ से हमारा ये छोटा सा है कोशिका वाल, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोशिका यानी सेल वाल किसे कहते हैं, अब सेल वाल किसे कहते हैं, ये बाबू इतना छोटा चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी आपकी गलती है, गलती आपकी नहीं है। ये देखिए क्या दिया है, सेल है, सेल, अब देखो क्या दिया है, ये आपका सेल हो, सेल वाल मतलब हिंदी में समझिए, वाल मतलब क्या होती है, दीवार, भित्ति। आपके घर में वाल है कि नहीं, दीवार है, दीवार, वाल क्लॉक वाल होती है, दीवार है, तो यानी सेल की जो दीवार होते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल वाल बोलते हैं। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। अब वही तुमसे क्या होते हैं, अधिकांश सभी कवकों, कवक क्या होती है, कवक, एल्गी, फंजाई, वही सिर्फ सनी का होता है, कवक हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, जैसे जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल तथा पादप यानी युग्मों के अतिरिक्त की कोशिकाओं एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है। अब हर एक, जैसे प्लांट हो गया सेल्यूलोज की बनी होती है, यदि आपका फंजाई हो गया तो काइटिन की बनी होती है। हर एक यानी सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सेल वाल अलग अलग होता है। ठीक, ये अलग अलग होता है। वही तुमसे क्या पूछा है, यानी कवक ले लिए, प्रोटिस्टा ले लिए, प्रोटिस्टा में क्या होता है, जीवाणु आ सकता है जो बहुत सूक्ष्म रहेगा, जैसे बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, पादप यानी प्लांट हो गया, पेड़, युग्मों के अतिरिक्त की कोशिकाओं एक कोशिका भित्ति से घिरी होती है। जो सेल है यानी सेल है, ये सेल यानी ये किससे घिरी हुई है, सेल वाल से घिरी हुई है, यानी ये प्लांट सेल। अब यानी प्लांट सेल में सेल्यूलोज का बना होता है, एनिमल में बात की जाए तो सेल वाल नहीं होता, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता। ठीक है, सेल वाल कभी भी नहीं होता। ठीक, ये सेल वाल नहीं पाया जाता। अब देखिए जंत कोशिका में यानी जंत कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, अभी बताए हैं, यानी एनिमल सेल में यानी एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए सत्य कोशिका जो एकदम शुद्ध यानी सत्य जीवाणु नीली हरी शैवाल में कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। अभी देखो बताएं, यानी बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लोन की बना दी है, जीवाणु में ठीक पेप्टाइडोग्लोन की मिलकर बनी होती, जबकि कुछ कवकों में काइटिन की बनी होती, जो फंजाई है उसमें काइटिन की बनी होती। अधिकांश शैवालों व उच्च हरित पादपों जो बहुत ज़्यादा प्लांट वगैरह जो यानी क्या होता है ग्रीन कलर के हैं, उसमें क्या होता है सेलुलोज होता है, सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। ठीक, ये था आपका सेल वाल। ठीक, उसके बाद कल हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे ये माइटोकांड्रिया। देखिए अब माइटोकांड्रिया यहाँ से आप पढ़ के आइएगा, माइटोकांड्रिया। ठीक है, माइटोकांड्रिया यानी जितना भी सेल ऑर्गेनेल उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या आप पढ़ लिए हम, पहला हम पढ़ लिए जीव द्रव्य, ये आप रिवाइज करिएगा, प्लाज्मा
कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। फिर हमारा कोशिका द्रव्य हो जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर हमारा क्या हो गया, सेल वाल हो गया जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये आप टोटल पढ़ चुके हैं। इसे रिवाइज जरूर करिएगा। इसके ये चैप्टर के बाद हम पूरा MCQ लगाएंगे। क्या MCQ कम से कम 50 से 60 MCQ लगाएंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट है सब का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।